नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो है तो काफ़ी तकनीकी, लेकिन तेल और गैस जैसे उद्योगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं आइसोमेट्रिक पाइपिंग ड्राइंग्स की। हाँ बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमने जुबैर अहमद के शोध पत्र को अपना आधार बनाया है। जुबैर अहमद जी को मतलब तेल और गैस उद्योग में योजना अभियंता के तौर पर करीब 15 साल का अनुभव है और उनका पत्र है आइसोमेट्रिक पाइपिंग ड्राइंग्स को समझना। काफी अच्छी जानकारी है इसमें। हाँ, काफी विस्तृत काम है उनका। तो आज हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए, लक्ष्य ये है कि ये जो जटिल सी दिखने वाली ड्राइंग्स है ना, इनको डिकोड करें, समझे कि ये हैं क्या। ये असल में जो 3D पाइपिंग का पूरा जाल होता है, हाँ। उसे एक सपाट कागज पर कैसे उतारा जाता है और क्यों ये फील्ड में काम करने वालों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। सोचिए, मतलब एक कागज पर बने नक्शे से पूरा का पूरा प्लांट खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है जैसा आपने कहा। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स जो हैं वो पाइप काटने से लेके वेल्डिंग करने, फील्ड में उन्हें सही जगह फिट करने, जो जरूरी सामान लगता है जैसे MTO कहते हैं, मटेरियल टेक ऑफ, उसका हिसाब लगाने। अच्छा, MTO। हाँ, फिर क्वालिटी कंट्रोल और बाद में जब रख रखाव करना होता है, मेंटेनेंस, उन सब के लिए ये अनिवार्य है। समझिए कि ये पूरी प्रक्रिया की एक तरह से भाषा है। भाषा, हाँ, ये सही कहा। और जो पारंपरिक 2D चित्र होते हैं जैसे प्लान व्यू, एलिवेशन व्यू, हाँ, वो कई बार ये ठीक से नहीं दिखा पाते कि पाइप एक दूसरे के ऊपर से या बगल से कैसे जा रहे हैं। वो स्पेस वाला जो रिश्ता है ना, स्थानिक संबंध, हाँ, वो उतना क्लियर नहीं होता। आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। अच्छा। परत दर परत खोलेंगे कि भाई ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स हैं क्या, इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, इनमें जो सिंबल होते हैं वो क्या कहते हैं, और असल दुनिया में मतलब इंडस्ट्री में इनका क्या रोल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि ये शब्द आइसोमेट्रिक, इसका मतलब क्या है, कहाँ से आया ये? हाँ, ये ग्रीक भाषा से आया है। दो शब्द हैं, आइसो जिसका मतलब है समान, समान, और मेट्रोस यानी माप, तो समान माप वाला। समान माप वाला, ओके। तो तकनीकी रूप से ये एक तरह का एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। हाँ बिल्कुल। जिसमें वो 3 अक्ष होते हैं, X, Y, Z। हाँ, और वो कागज पर एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाते हैं और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर झुके होते हैं, कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आसान शब्दों में कहें तो जो ऊंचाई दिखाने वाली लाइन है Z एक्स, वो सीधी खड़ी रहती है, और जो लंबाई चौड़ाई दिखाने वाली लाइनें हैं X और Y अक्ष, वो कागज की बेसलाइन से 30 डिग्री पर झुकी होती हैं। अच्छा। इससे होता क्या है कि हमें एक ही तस्वीर में तीनों डायमेंशन का अंदाजा लग जाता है, 3D का फील आ जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, एक कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर का सिंगल व्यू में चित्रण। लेकिन आपने कहा समान माप, पर क्या माप सच में कागज पर समान होते हैं या कुछ फर्क होता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। टेक्निकली देखें तो प्रोजेक्शन की वजह से माप थोड़े छोटे हो जाते हैं, फोरशॉर्टनिंग होती है, करीब 0.816 के अनुपात में। ओह अच्छा। लेकिन प्रैक्टिकली ड्राइंग बनाते और पढ़ते समय आसानी के लिए हम इसे 1.1 स्केल का ही मान के चलते हैं। मतलब जो ड्राइंग पर लंबाई लिखी है वही असली लंबाई मानी जाती है। इसीलिए वो लिखा होता है नॉट टू स्केल या NTS। बिल्कुल, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आइसोमेट्रिक को कभी स्केल से नापना नहीं चाहिए। जो डायमेंशन लिखा है बस उसी पर भरोसा करना है। ठीक है, समझ गई। तो फायदे तो साफ हैं, विजुलाइज करना आसान है, बनाने और लगाने के लिए बढ़िया है, लेकिन क्या इनकी कुछ कमियां या सीमाएं भी हैं? हाँ, हैं, बिल्कुल हैं। एक तो यही कि ये NTS है, स्केल पर नहीं होती। दूसरी बात, ये असली दुनिया जैसा पर्सपेक्टिव व्यू नहीं है। मतलब चीजें दूर जाने पर छोटी होती हुई नहीं दिखती इसमें। अच्छा, वैनिशिंग पॉइंट नहीं होता। हाँ, वो नहीं होता। और जो गोल चीजें हैं जैसे पाइप का खुला सिरा, वो गोल नहीं दिखता, अंडाकार या एलिप्टिकल दिखता है। और एंगल्स, कोनों को सीधे नापना मुश्किल होता है, उसके लिए शायद अलग से डिटेल दी गई हो। तो ये जो बाकी ड्राइंग्स होती हैं ऑर्थोग्राफिक या पर्सपेक्टिव, उनसे ये अलग कैसे है, अगर एक लाइन में बताना हो? देखिए, ऑर्थोग्राफिक जिसमें प्लान, एलिवेशन, सेक्शन होते हैं, वो डिटेल डिजाइन और एकदम सटीक माप में लिए जरूरी है।
पर उनमें 3D इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, पर्सपेक्टिव ड्राइंग दिखने में असली लगती है, विजुअलाइजेशन के लिए अच्छी है, पर उससे आप फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। माप सटीक नहीं होते। आइसोमेट्रिक इन दोनों के बीच का रास्ता है। ये 3D का अच्छा अंदाजा भी देती है और इसमें फैब्रिकेशन या असेंबली के लिए जरूरी जानकारी भी होती है। खास तौर पर ये पाइपलाइन का रूट समझने के लिए ही बनाई जाती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इन ड्राइंग्स को पढ़ना। ये तो शुरू में किसी कोड लैंग्वेज जैसा लगता होगा। हाँ, लग सकता है। इसीलिए एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आप बस यूं ही देखेंगे तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है ओरिएंटेशन समझना, मतलब दिशाएं समझना। दिशाएं मतलब? वो नॉर्थ एरो, उत्तर दिशा कहाँ है, ये जानना। बिल्कुल। आमतौर पर ड्राइंग के किसी कोने में अक्सर ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर बना होता है जो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा दिखाता है। ये पूरे प्लांट या साइट के हिसाब से होता है। इसे पहचानना पहला काम है। अच्छा, इसी से पता चलता है कि जो 30 डिग्री पर झुकी हुई रेखाएं हैं वो असल में किस दिशा में जा रही हैं, पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण। और जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं वो हमेशा ऊंचाई यानी एलिवेशन, ऊपर नीचे की दिशा दिखाते हैं। ठीक है, नॉर्थ एरो देख लिया, दिशाएं समझ आ गई। अब आगे कैसे बढ़ें? पढ़ने का सही क्रम क्या होना चाहिए? एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करना बेस्ट रहता है। जैसे पहला, आप उपकरण के नोजल से शुरू करें। पाइपलाइन अक्सर किसी इक्विपमेंट से शुरू या खत्म होती है ना। हाँ, जैसे पंप या टैंक। हाँ, पंप, टैंक, हीट एक्सचेंजर, कुछ भी। तो उसका जो कनेक्शन पॉइंट होता है जिसे नोजल कहते हैं, जैसे N1, N2 लिखा होगा, उसे पहचानिए। उस नोजल का साइज और प्रेशर रेटिंग भी वहीं लिखी होगी, उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोजल से शुरू किया, फिर उस पाइपलाइन को पकड़िए और उसके रास्ते पर चलते जाइए। देखिए वो कहाँ मुड़ रही है, यानी एल्बो कहाँ है, कहाँ से कोई दूसरी लाइन जुड़ रही है, यानी टी कहाँ है, और कहाँ पाइप ऊपर या नीचे जा रहा है, यानी एलिवेशन कहाँ बदल रहा है। अच्छा, पूरे रास्ते को ट्रेस करना है। हाँ, और रास्ते में जो भी कंपोनेंट्स आए, जैसे फ्लैंज है, वॉल्व हैं, रिड्यूसर हैं, कोई खास फिटिंग है या पाइप को सहारा देने वाले सपोर्ट्स हैं, उन सब को उनके सिंबल से पहचानते जाइए। और जो लिखा हुआ है, एनोटेशंस, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग पर बहुत कुछ लिखा होता है। लाइन का नंबर क्या है, ऊंचाई कितनी है, जैसे लिखा होगा EL + 1500 mm। वेल्डिंग के निशान होंगे, फ्लो की डायरेक्शन बताने वाले तीर होंगे। ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना है, इन्हें इग्नोर नहीं करना है। अपने एनोटेशन की बात की तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी लाइन पर लिखा है 8 इंच -P101-A-CS-150-INS। इसे कैसे समझेंगे? हाँ, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लाइन की जानकारी देने का। चलिए इसको तोड़ते हैं। 8 इंच, ये है नॉमिनल पाइप साइज, NPS, मतलब पाइप का डायमीटर 8 इंच है। ओके, 8 इंच का पाइप। P101, ये पाइपलाइन का यूनिक नंबर है। P शायद प्रोसेस के लिए है, 101 उसका सीरियल नंबर। ठीक है। ये शायद लाइन का सीक्वेंस या किस एरिया में है उसका कोड हो सकता है। CS, ये बहुत जरूरी है, ये मटेरियल बता रहा है, कार्बन स्टील। अच्छा, कार्बन स्टील का पाइप है। हाँ, अगर यहाँ SS लिखा होता तो स्टेनलेस स्टील होता। गलत मटेरियल लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, वो तो है। 150 हैशटैग, ये है प्रेशर रेटिंग, ANSI क्लास 150 पाउंड। ये बताता है कि पाइपलाइन कितना प्रेशर झेल सकती है। 300 हैशटैग, 600 हैशटैग भी हो सकता है। ओके। और आखिर में INS, इसका मतलब है कि इस पाइप पर इंसुलेशन लगाना है, शायद गर्मी रोकने के लिए या ठंडा रखने के लिए। वाह, मतलब एक छोटी सी लाइन में कितनी सारी जानकारी छुपी है। बिल्कुल। और वो प्रवाह दिशा वाले तीर, उनका क्या महत्व बताया आपने? वो बहुत बहुत जरूरी हैं, खासकर कुछ वॉल्व और फिटिंग्स के लिए। जैसे चेक वॉल्व होता है, वो फ्लो को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है। हाँ, वापस नहीं आने देता। हाँ, अगर आपने उसे तीर के उल्टा लगा दिया तो वो काम ही नहीं करेगा, या हो सकता है पूरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम खड़ी कर दे। कभी कभी अलग अलग रंग के तीर भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे नॉर्मल फ्लो के लिए हरा और इमरजेंसी या ऑल्टरनेट फ्लो के लिए लाल। अच्छा, और आयाम मतलब डायमेंशंस, आपने कहा स्केल से नहीं नापना है, तो उन्हें कैसे पढ़े? हाँ, हमेशा जो लिखे हुए डायमेंशन है उन्हीं को पढ़ना है। ये आमतौर पर पाइप की सेंटर लाइन से सेंटर लाइन तक दिए जाते हैं। लीनियर डायमेंशन पाइप की लंबाई बताते हैं, मिलीमीटर या इंच में। एलिवेशन डायमेंशन जो होते हैं वो किसी रेफरेंस पॉइंट से ऊंचाई बताते हैं, जैसे ग्राउंड लेवल को EL 0.0 मान लिया। अच्छा, डेटम पॉइंट से। हाँ, डेटम से।
तो अगर लिखा है EL + 1500 mm, इसका मतलब है पाइप की सेंटर लाइन ग्राउंड लेवल से 1500 मिलीमीटर ऊपर है। कभी कभी कोऑर्डिनेट्स भी दिए होते हैं, नॉर्थ साउथ में कितना, ईस्ट वेस्ट में कितना और एलिवेशन कितना। बाप रे, तो मतलब हर निशान, हर नंबर, हर अक्षर को ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। मैं तो वाकई एक पूरी कहानी बता रही होती है ड्राइंग। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं प्रतीकों यानी सिंबल्स पर। बिल्कुल सही। ये तो आपने कहा था एक पूरी दृश्य भाषा है। बिल्कुल सही। ये सिंबल स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब पूरी दुनिया में इनका एक ही मतलब होता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चाहे इंजीनियर हो, फैब्रिकेटर हो या इंस्टॉलर हो, सबको एक ही बात समझ आए। ये कम्युनिकेशन की कुंजी हैं। और इनकी मुख्य कैटेगरीज होती हैं पाइपिंग के कंपोनेंट्स जैसे पाइप, एल्बो, टी, फ्लैंज, फिर वाल्व, इंस्ट्रूमेंट्स, कनेक्शन कैसे हो रहे हैं, वेल्डिंग है या फ्लैंज है, और पाइप को सपोर्ट कैसे दिया गया है। तो कुछ मुख्य सिंबल्स और उनके काम के बारे में बता सकते हैं जो मतलब सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? हाँ जरूर, कुछ कॉमन उदाहरण लेते हैं। फिटिंग्स, एल्बोज, पाइप की दिशा मोड़ने के लिए 90 डिग्री का लॉन्ग रेडियस एल्बो सबसे आम है। 45 डिग्री का भी होता है, शॉर्ट रेडियस भी होता है। सिंबल आमतौर पर मोड़ पर एक आर्क जैसा होता है। अच्छा, वो मोड़ा हुआ हिस्सा। हाँ, टीज मेन पाइप से 90 डिग्री पर ब्रांच निकालने के लिए। इक्वल टी में तीनों मुंह बराबर साइज के होते हैं। रिड्यूसिंग टी में ब्रांच का साइज अलग होता है। सिंबल 3 लाइनों का जंक्शन दिखाता है। ठीक है। रिड्यूसर्स पाइप का डायमीटर बदलने के लिए। कॉन्सेंट्रिक में सेंटर लाइन सीधी रहती है, एक्सेंट्रिक में सेंटर लाइन ऑफसेट होती है। ये अक्सर पंप के सक्शन में लगता है। सिंबल में 2 पैरेलल लाइनें मिलती हुई दिखती हैं। अच्छा। फ्लैंजेस ये पाइप को इक्विपमेंट से, वॉल्व से या दूसरे पाइप से जोड़ने के काम आते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर खोला जा सके। वेल्ड नेक हाई प्रेशर के लिए अच्छा है, स्लिप ऑन लो प्रेशर के लिए। ब्लाइंड फ्लैंज पाइप को बंद करने के लिए होता है। इनके सिंबल कैसे होते हैं? ये रेक्टेंगल जैसे होते हैं, पर उनमें थोड़ी अलग मार्किंग होती है जिससे पता चलता है कौन सा टाइप है। इन पर रेटिंग 150 हैश, 300 हैश और फेस टाइप जैसे RF रेज्ड फेस भी लिखा होता है। ओके, और वॉल्व? वॉल्व फ्लो को कंट्रोल करने या बंद करने के लिए। गेट वॉल्व GV ये ऑन ऑफ के लिए होता है, मतलब या तो पूरा खुला या पूरा बंद। इसका सिंबल 2 त्रिभुज जैसा होता है जो बीच में मिलते हैं। ठीक है। ग्लोब वॉल्व GLV ये फ्लो को कम ज्यादा करने यानी थ्रॉटलिंग के लिए अच्छा है। इसका सिंबल बीच में एक काला डॉट या गोला होता है। अच्छा, रेगुलेट करने के लिए। हाँ। चेक वॉल्व CV ये फ्लो को सिर्फ एक दिशा में जाने देता है। इसके सिंबल में अक्सर एक तीर बना होता है जो फ्लो की दिशा दिखाता है। कंट्रोल वॉल्व CV ये ऑटोमेटिक होते हैं। इनका सिंबल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें ऊपर एक्चुएटर जो वाल्व को चलाता है और उसकी फेल होने की स्थिति FC फेल क्लोज्ड, FO फेल ओपन भी दिखाई जाती है। ओके। और कनेक्शंस कैसे दिखाते हैं, वेल्डिंग वगैरह? कनेक्शंस वेल्डेड जॉइंट। अगर फील्ड में वेल्ड होना है तो अक्सर एक काला डॉट दिखाते हैं। अगर वर्कशॉप में वेल्ड हुआ है तो उस पर एक नंबर लिखा होता है, W1 W2। अच्छा। फ्लैंज्ड कनेक्शंस इसमें 2 फ्लैंज के सिंबल आमने सामने बने होते हैं, बीच में गैस्केट भी दिखता है कभी कभी। और पाइप को जो सपोर्ट देते हैं? सपोर्ट्स ये भी बहुत जरूरी हैं। एंकर ये पाइप को किसी भी दिशा में हिलने से बिल्कुल रोक देता है। स्ट्रेस एनालिसिस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिंबल एक फिक्स ट्रायंगल जैसा होता है, मतलब पाइप वहां से हिलेगा नहीं? बिल्कुल नहीं। गाइड ये पाइप को साइड में नहीं हिलने देता, पर आगे पीछे खिसकने, थर्मल एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन देता है। अच्छा। ये कुछ मुख्य सिंबल हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रेशर गेज, TI, स्ट्रेनर, स्टीम ट्रैप वगैरह। बाप रे, ये तो सच में पूरी की पूरी भाषा है सीखने के लिए। हाँ है तो। और इन सिंबल्स के अलावा ड्राइंग पर एक लेजेंड या सामग्री की सूची, बिल ऑफ मटेरियल्स का इंडेक्स भी होता है। Correct. आपने बताया था वो गोलों में नंबर। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे कहते हैं बैलूनिंग। ड्राइंग में हर आइटम, फिटिंग, फ्लैंज, वॉल्व, बोल्ट, गैस्केट पर एक गोले में नंबर 1 2 3 लिखा होता है। अच्छा, बैलूनिंग। हाँ, और ये नंबर BOM टेबल से लिंक होते हैं। BOM टेबल या तो उसी ड्राइंग पर होती है या अलग से दी जाती है। उस टेबल में हर नंबर के आगे लिखा होता है कि वो आइटम क्या है, उसका साइज क्या है, मटेरियल क्या है और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो मतलब सामान खरीदने के लिए और फैक्ट्री में बनाने के लिए ये लिस्ट बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। इसी से मटेरियल कंट्रोल होता है। और आपने वेल्ड नंबर W1 W2 और स्लोप इंडिकेटर का भी जिक्र किया था। हाँ, वेल्ड नंबर शॉप में जो वेल्डिंग होती है
उसे ट्रैक करने और उसकी क्वालिटी चेक करने में मदद करते हैं। हर वेल्ड का अपना नंबर होता है। और स्लोप यानी ढलान उन लाइनों के लिए जरूरी है जिनमें लिक्विड को ग्रेविटी से बहना होता है, जैसे ड्रेनेज लाइनें। हाँ, ताकि पानी रुके नहीं। बिल्कुल। तो स्लोप को रेशियो में दिखाते हैं, जैसे 1:100, मतलब हर 100 यूनिट लंबाई पर 1 यूनिट नीचे जाना है। ये सब जानकारी, ये सब किसी न किसी स्टैंडर्ड पर आधारित होगी, है ना? मतलब अपनी मर्जी से तो नहीं बना सकते ये ड्राइंग्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी हैं। इनके बिना तो बहुत कंफ्यूजन और खतरा हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड्स ही हैं जो सुरक्षा, क्वालिटी और इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। मतलब एक कंपनी का बनाया सामान दूसरी जगह लग सके। तो कौन से स्टैंडर्ड ज्यादा चलते हैं? प्रोसेस पाइपिंग के लिए अमेरिका और दुनिया भर में ASME B31.3 कोड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ASME B31.3, हाँ, ये बहुत बड़ा और डिटेल्ड कोड है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ISO 5926 भी है। और जो फिटिंग्स और फ्लैंजेस होते हैं, उनके लिए ASME B16 सीरीज के स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे ASME B16.5 फ्लैंज के लिए, B16.9 फिटिंग्स के लिए। इन स्टैंडर्ड्स में मटेरियल से लेकर डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सबके लिए नियम और गाइडलाइंस दी गई हैं। और अगर कोई इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करे तो देखिए, परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। गलत मटेरियल या गलत डिज़ाइन से पाइपलाइन लीक हो सकती है, फट सकती है, इससे लोगों की जान जा सकती है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए स्टैंडर्ड्स का पालन करना सिर्फ एक अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी भी है। कई बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं के बाद इन स्टैंडर्ड्स को और भी मजबूत किया गया है। समझ गए। तो ये तो हुई स्टैंडर्ड्स की बात। अब आते हैं इनके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर। मतलब कहाँ-कहाँ ये ड्राइंग्स काम आती हैं, फैब्रिकेशन शॉप से लेकर फील्ड तक। हर स्टेज पर। आप देखिए, फैब्रिकेशन शॉप में यहीं पर इन ड्राइंग्स के आधार पर पाइप के टुकड़े, जिन्हें स्पूल कहते हैं, तैयार किए जाते हैं। अच्छा, स्पूल। हाँ, ड्राइंग से देखकर पाइप को सही लंबाई में काटा जाता है। उस पर फिटिंग्स, एल्बो, फ्लैंज वगैरह सही एंगल पर लगाई जाती हैं और जहां तक हो सके वेल्डिंग शॉप में ही कर ली जाती है। ये सब आइसोमेट्रिक देखकर ही होता है। ठीक है, फिर ये स्पूल साइट पर जाते हैं। हाँ, फील्ड इंस्टॉलेशन में साइट पर पहले ड्राइंग के हिसाब से पाइप के सपोर्ट लगाए जाते हैं। फिर ये जो तैयार स्पूल हैं, इन्हें क्रेन से उठाकर सही जगह पर फिट किया जाता है। जो वेल्डिंग शॉप में नहीं हो सकती थी, वो फील्ड में की जाती है, फील्ड वेल्ड। ड्राइंग से पता चलता है कि कौन सा स्पूल कहाँ लगेगा, किस ऊंचाई पर लगेगा और उसे कैसे अलाइन करना है। तो इंस्टॉलेशन टीम पूरी तरह इन्हीं पर निर्भर करती है। बिल्कुल। मटेरियल मैनेजमेंट में, जैसा हमने पहले बात की, BOM के आधार पर ही सारा सामान, पाइप, फिटिंग, वाल्व, बोल्ट, गास्केट खरीदा जाता है और साइट पर मंगाया जाता है, ताकि जब जरूरत हो तब सामान उपलब्ध रहे। और इंस्टॉलेशन के बाद मेंटेनेंस वगैरह में? हाँ, मेंटेनेंस और ऑपरेशन में अगर किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लीड होता है, तो आइसोमेट्रिक की मदद से ही उस लाइन को, उसके वाल्व को या किसी खास कंपोनेंट को पहचाना जा सकता है। अगर कोई बदलाव करना है, मॉडिफिकेशन करना है या किसी हिस्से को मरम्मत के लिए आइसोलेट करना है, बंद करना है, तो भी इन्हीं ड्राइंग्स की जरूरत पड़ती है। और आपने पहले एज बिल्ट डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र किया था, वो क्या होता है? हाँ, एज बिल्ट। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि जब फील्ड में इंस्टॉलेशन चल रहा होता है, तो डिजाइन में कुछ छोटे-मोटे बदलाव करने पड़ जाते हैं। अच्छा, क्यों? कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जहां पाइप जाना था, वहां कोई और चीज आ गई हो, कोई रुकावट हो, या इंस्टॉलेशन को आसान बनाने के लिए थोड़ा रूट बदलना पड़ा हो। तो जो भी बदलाव फील्ड में किए जाते हैं, उन्हें ओरिजिनल ड्राइंग पर लाल पेन से मार्क कर दिया जाता है। इसे रेड लाइन मार्कअप कहते हैं। ओके, रेड लाइन। हाँ, और जब पूरा इंस्टॉलेशन खत्म हो जाता है, तो इन लाल निशानों के आधार पर एक फाइनल अपडेटेड ड्राइंग बनाई जाती है। इसी को एज बिल्ट ड्राइंग कहते हैं। ये ड्राइंग दिखाती है कि असल में साइट पर क्या बना है, जैसा बनाया गया। तो ये बहुत जरूरी हुई फिर तो। बहुत ज्यादा, क्योंकि भविष्य में अगर कोई मेंटेनेंस करना है, कोई और काम करना है, तो इसी एज बिल्ट ड्राइंग को देखा जाएगा। अगर ये सही नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है और खतरा भी। हाँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वॉल्व यहाँ है, पर असल में वो कहीं और लगा दिया गया था। बिल्कुल। और कई बार प्रोजेक्ट की हड़बड़ी में लोग एज बिल्ट को ठीक से अपडेट करना भूल जाते हैं, जो बाद में बहुत भारी पड़ता है। समझ गई। तो ये तो हुए उपयोग। अब ये बताइए कि आइसोमेट्रिक पढ़ने में लोग आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं जिनसे बचना चाहिए? हाँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं। एक तो वही स्केल से नापने की कोशिश करना,
बार बार कह रहा हूं, हमेशा लिखे हुए डायमेंशन ही पढ़ने हैं। हाँ, ये तो अब याद रहेगा। दूसरा, ऊंचाई एलिवेशन को नजरअंदाज कर देना। ये बहुत जरूरी है, खासकर जहां बहुत सारे पाइप एक दूसरे के ऊपर नीचे से जा रहे हों। क्लियरेंस के लिए, ड्रेनेज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तीसरा, प्रवाह दिशा, फ्लो डायरेक्शन भूल जाना, खासकर जब चेक वॉल्व या कुछ खास किस्म के कंट्रोल वॉल्व लगा रहे हों। उल्टा लग गया तो बेकार। चौथा, नोट्स और लीजेंड को ध्यान से ना पढ़ना। कई बार बहुत जरूरी जानकारी या कोई खास इंस्ट्रक्शन नोट्स में ही लिखी होती है। लोग बस लाइनें और सिंबल देख लेते हैं, नोट्स पढ़ते ही नहीं। ये तो है, अक्सर छोटी चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं। हाँ, और एक और अहम बात, सिर्फ आइसोमेट्रिक पर ही निर्भर रहना, इसे हमेशा दूसरी संबंधित ड्राइंग्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए। जैसे PNID, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। PNID बताता है कि ये पाइपलाइन प्रोसेस फ्लो में कहाँ फिट होती है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, कंट्रोल लॉजिक क्या है। और दूसरा है प्लॉट प्लान, जो पूरे प्लांट या एरिया का लेआउट दिखाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। इन सबको मिलाकर देखेंगे तभी पूरी सूरत साफ होगी। बिल्कुल, मतलब आइसोमेट्रिक एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। सही कहा। आजकल तो ये सब बनाने के लिए आधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं। मैंने नाम सुने हैं, जैसे AutoCAD, Plant 3D, Aveva E3D। इनसे कुछ फर्क पड़ा है? हाँ बिल्कुल, इनसे बहुत फर्क पड़ा है। ये जो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये बहुत शक्तिशाली हैं। इनमें आप पूरी पाइपिंग का 3D मॉडल कंप्यूटर स्क्रीन पर बना सकते हैं, उसे घुमा फिराकर हर एंगल से देख सकते हैं। अच्छा, वो तो विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, विजुअलाइजेशन तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सॉफ्टवेयर उस 3D मॉडल से आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। अरे वाह! हाँ, तो जो पहले हाथ से या 2D CAD में बनाने में घंटों लगते थे और गलतियों की गुंजाइश रहती थी, वो अब बहुत तेजी से और ज्यादा सटीकता से बन जाती हैं। ये सॉफ्टवेयर क्लैश डिटेक्शन भी कर सकते हैं? क्लैश डिटेक्शन मतलब सॉफ्टवेयर खुद ही चेक करके बता देगा कि कहीं कोई पाइप किसी दूसरे पाइप से या किसी स्टील स्ट्रक्चर से या किसी इक्विपमेंट से टकरा तो नहीं रहा। अच्छा, तो ये तो डिजाइन स्टेज पर ही प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगी। बिल्कुल, इससे बाद में फील्ड में होने वाली बहुत सारी रीवर्किंग बच जाती है, टाइम और पैसा बचता है, और अलग-अलग टीमों जैसे पाइपिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल के बीच कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हाथ से आइसोमेट्रिक पढ़ने का हुनर, वो स्किल कम जरूरी हो गया है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, सॉफ्टवेयर ड्राइंग बना सकता है, वो भी बहुत अच्छी, लेकिन उस ड्राइंग को फील्ड में समझना, उसे इंटरप्रेट करना, अगर उसमें कोई गलती है या साइट कंडीशन से कुछ मेल नहीं खा रहा है तो उसे पहचानना, ये सब काम तो अभी भी इंसान को ही करना है। सही बात है। सॉफ्टवेयर एक टूल है, एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आइसोमेट्रिक के, जो सिंबल्स हैं, जो पढ़ने का तरीका है, वो समझना आज भी उतना ही जरूरी है। चाहे आप इंजीनियर हों या सुपरवाइजर या फोरमैन या फिटर या वेल्डर, ये स्किल अभी भी फंडामेंटल है। तकनीक ने काम आसान जरूर किया है, पर दिमाग के काम को रिप्लेस नहीं किया है। बिल्कुल, तकनीक सहायक है, प्रतिस्थापन नहीं। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? क्या मुख्य बात है जो हमारे श्रोताओं को घर ले जानी चाहिए? सब मेरे ख्याल में ये है कि आइसोमेट्रिक पाइपिंग ड्राइंग्स सिर्फ कुछ लाइंस और सिंबल्स का कलेक्शन नहीं है। ये असल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन लिंक है, एक पुल है किसके बीच? जटिल इंडस्ट्रियल प्लांट के डिजाइन और उसकी वास्तविक तामीर के बीच। ये सुनिश्चित करती हैं कि जो कुछ कागज पर सोचा गया है, प्लान किया गया है, वही सुरक्षित और सही तरीके से जमीन पर उतारा जाए। और इन चित्रों को सही ढंग से पढ़ने और समझने की जो क्षमता है, वो इंजीनियर से लेकर इंस्टॉलर और मेंटेनेंस वाले तक हर किसी के लिए एक बुनियादी और अनिवार्य स्किल है। ये इस बात की नींव है कि ये जटिल सिस्टम असल में बनते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। जिस तरह आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स एक जटिल 3D जानकारी यानी पाइपिंग को इतने सरल और स्टैंडर्ड तरीके से दिखाती हैं, क्या ऐसी और भी जटिल प्रणालियां हो सकती हैं, शायद इंडस्ट्री से बाहर भी, जहां इसी तरह के स्टैंडर्डाइज्ड विजुअल तरीकों का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सके और महंगी गलतियों को कम किया जा सके? ये दिखाता है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो सिद्धांत हैं, वो असल में कितने शक्तिशाली और उपयोगी हो सकते हैं। बहुत दिलचस्प सवाल है, और इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी गहराई से समझाने के लिए। धन्यवाद।